15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। साथ ही साथ गठन हुआ एक नए देश पाकिस्तान का। आज़ादी के कई नायक उभर के आए। किसी को महात्मा कहा गया तो किसी को अपने सगे संबंधी की तरह संबोधित किया जाने लगा। कई कहानियां सामने आई कि कैसे बिना खड़क बिना ढाल कुछ अहिंसा के पुजारियों ने प्रताड़नाएं सह के भारतवर्ष से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। कुछ नज़दीकी इतिहासकारों ने इसकी पुष्टि की और जनमानस तक इसको पहुंचाने के लिए शिक्षा के उपासकों ने इसे कोर्स करिकुलम में डलवा दिया। मगर क्या वाकई भारत को आज़ादी अहिंसा से मिली थी? क्या अंग्रेज वाकई सत्याग्रह से डर के भारत छोड़ के चले गए थे? क्या सच में वर्ल्ड वॉर 2 में नुकसान के कारण उन्हें भारत को आज़ाद करना पड़ा था? या फिर कहानी कुछ और ही है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है 1857 से। 1857 की जंग, जिसे अंग्रेज सिर्फ एक बगावत या म्यूटिनी का नाम देते थे, असल में भारत की आज़ादी की पहली परिपक्व लड़ाई थी। हालांकि इससे पहले भी कई आंदोलन हो चुके थे, जैसे 1770 का आर्म रेवोल्यूशन, जिसमें साधुओं ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल आनंद मठ में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। मगर 1857 की लड़ाई की वजह से पहली बार अंग्रेजों की नींव बुरी तरह हिल गई थी। भारतीयों को यकीन हो चला था कि वो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, बंदा बहादुर और न जाने कितने क्रांतिकारी प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई थी कि अच्छे रेलवे नेटवर्क और अखबारों और मैगजीन से अब पूरा देश एकजुट हो रहा था। भारतवासियों को अब पूरे विश्व में हो रहे आंदोलन और आज़ादी की लड़ाइयों के बारे में पता लग रहा था। चाहे वो इटालियन रिवॉल्यूशन के नायक मज़ीनी और गैब्रियाल्दी हो, या आयरलैंड रिपब्लिक आर्मी का अंग्रेज़ों पे वार, या फिर जापानियों का रशियंस को अपने यहाँ से खदेड़ना हो, सबको सब पता चल रहा था। और इन सब को देख के क्रांतिकारियों की एक नई फसल तैयार हो रही थी। इन सब में आग में घी डालने का काम किया 1876 और 78 में हुए सूखे ने, जिसने करीब 90 लाख लोगों की जान ले ली थी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओपियम की खेती भी इसका मुख्य कारण थे। लोग सड़कों पे आ गए थे क्योंकि अब उन्हें मरने का खौफ नहीं था। अंग्रेज सरकार डर गई। इस बवंडर को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1882 में A.O. ह्यूम की मदद से एक संगठन बनाया और नाम दिया कांग्रेस। कांग्रेस बनाने का मुख्य कारण था भारतवासियों को आश्वासन देना कि उनकी तरफ से भी कोई उनका प्रतिनिधि है जो उनकी मांगे अंग्रेज सरकार तक रख सकता है। मगर असल में ये संगठन स्यूडो इंटेलेक्चुअल इंडियन से भरा हुआ था, जो थे तो भारतीय मगर खुद को अंग्रेज ही समझते थे। उनके तौर तरीके, रहन सहन अंग्रेज़ों की तरह ही थे और उनको बाकी भारतीयों से खासा लगाव भी नहीं था। एक अधिवेशन में तो कांग्रेस प्रेसिडेंट W.C. बनर्जी ने ये तक कह दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भारत से नहीं जाना चाहिए। लेकिन 1890 में कांग्रेस में कुछ लोगों ने पार्टी की नीतियों को लेकर उनका विरोध किया और कुछ बदलाव लाने शुरू किए। इनमें सबसे प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव पूरे देश में मनाना शुरू कर दिया और उनका साथ दिया लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने। लाल बाल पाल ने इन गतिविधियों से पूरे भारतवर्ष को एकजुट करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस में अब 2 गुट बन चुके थे, लाल बाल पाल और उनके अनुयायी जिन्हें नेशनलिस्ट कहा जाने लगा, और अंग्रेज सरकार की तरफ झुकाव वालों को लॉयलिस्ट का नाम दिया गया। मगर आज़ादी की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अभी आना बाकी था। 1890 में गुजरात में बहुत भयावह प्लेग फैला और अंग्रेज अफसर वॉल्टर रैंड ने सड़कों पे उतरी भीड़ को बेरहमी से मारा, उनको घसीटा, उनके घर जला दिए और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और रेप किया। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार में एक रोषपूर्ण लेख लिखा। इससे प्रभावित होकर 2 भाइयों
दामोदर और बालकृष्ण चापेकर ने वॉल्टर रैंड की हत्या कर दी। चापेकर भाई पकड़े गए और उन्हें फांसी हो गई, मगर उनकी जय जयकार पूरे भारतवर्ष में हो रही थी। आजादी की जंग का आगाज हो चुका था। भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों में से एक थे औरबिंदो घोष। बंगाल के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले औरबिंदो के पिता उन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज में देखना चाहते थे। उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजा गया। औरबिंदो ने सारे राउंड क्लियर किए, मगर जानबूझकर आखिरी राउंड दिया ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। औरबिंदो भारत वापस आ गए। उन्होंने अखबारों में आज़ादी के पक्ष में लेख लिखने शुरू कर दिए, जिससे पूरे भारतवर्ष में उनकी पहचान होने लगी। अंग्रेज़ों की यूनिवर्सिटीज़ को काउंटर करने के लिए उन्होंने खुद कुछ यूनिवर्सिटीज़ का गठन किया, जिनमें से एक आज की जादवपुर यूनिवर्सिटी भी है। उन्होंने अपने भाई बारेन घोष की मदद से देश के सभी अखाड़ों को जहां कुश्ती होती थी एक सूत्र में बांधना शुरू कर दिया और उसको नाम दिया अनुशीलन समिति। मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों की फौज खड़ी करना। उन्होंने दूर एक खुफिया जगह पर भवानी मंदिर बनवाया, जहां क्रांतिकारियों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी। 1897 के एक कांग्रेस अधिवेशन में वो नेशनलिस्ट के लीडर थे, जिसमें नेशनलिस्ट की तरफ से तिलक स्पीकर थे। अधिवेशन में नेशनलिस्ट और लॉयलिस्ट दोनों की डिमांड्स मंच पे पड़ी जानी थी, मगर ऐन वक्त पे किसी ने नेशनलिस्ट की मांगों के पन्ने हटा दिए। लॉयलिस्ट और नेशनलिस्ट के बीच में हाथापाई हो गई और फिर औरबिंदो के भाई बारेन घोष ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में गीता लेके ये प्रण लिया कि वो आज़ादी के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक या तो आज़ादी ना मिल जाए या फिर मौत ना आ जाए। ऐसे प्रण लेना उस समय क्रांतिकारियों के लिए आम बात हुआ करती थी। सनातन धर्म का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की आज़ादी में। न जाने क्यों इतिहासकारों ने हमेशा ही इस पहलू को कमतर करके दिखाया है। औरबिंदो घोष को भी खुद हिंदू होने का गर्व था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सनातन है तो भारत है, सनातन नहीं रहेगा तो भारत नहीं रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि बाकी धर्मों के क्रांतिकारियों से उन्हें परहेज थी, बल्कि उनके सबसे करीबी लोगों में से कुछ थे बीकाजी कामा, जोसेफ बैप्टिस्टा और अशफाक उल्लाह खां। औरबिंदो घोष ने अपने अनुशीलन समिति के एक साथी को फ्रांस भेजा बॉम्ब बनाने का मैनुअल लाने के लिए। बॉम्ब मैनुअल मिलते ही अनुशीलन समिति ने जैसे अंग्रेजों पे कहर बरसा दिया था। कभी पुलिस स्टेशन में तो कभी ट्रेन में अंग्रेज अधिकारियों पे बम धमाके जोरों से होने लगे थे। औरबिंदो घोष के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता था, मगर अलीपोर में एक ब्लास्ट के बाद पुलिस ने अनुशीलन समिति को तबाह करना शुरू कर दिया और औरबिंदो को पकड़ने के लिए मुहिम तेज कर दी। औरबिंदो बचते बचाते अंग्रेजों के शासन से दूर फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पौंडीचेरी पहुंच गए। औरबिंदो घोष देश में आज़ादी की लौ जला चुके थे। उनके अनुसार अब ज़्यादा बड़ा काम था भारतवासियों को मानसिक गुलामी से आज़ाद करवाना। लगभग 200 साल की गुलामी ने भारतवासियों को अपने ही सनातन से दूर कर दिया था। उनमें एक हीन भावना आ चुकी थी। सनातन धर्म किसी भी सभ्यता से ज़्यादा प्रगतिशील था। सनातन के 3 मुख्य स्तंभ हैं, साइंस, स्पिरिचुअलिटी और लॉजिक, यानी विज्ञान, अध्यात्म और तर्क। वेद और उपनिषद के द्वारा औरबिंदो घोष ने लोगों के ज्ञान चक्षु खोलने शुरू कर दिए। औरबिंदो फिर कभी वापस एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आए। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे विनायक दामोदर सावरकर। 1883 में महाराष्ट्र में जन्मे सावरकर वासुदेव बलवंत फड़के से बहुत प्रभावित थे। बलवंत फड़के ने अंग्रेजों को खूब लूटा था और भारत की क्रांति में सहयोग किया था। उन्होंने हर जाति के लोगों को इकट्ठा करके आंदोलन किया था, मगर वो पकड़े गए और उन्होंने भूख हड़ताल करके अपने प्राणों की आहुति दे दी थी।
वीर सावरकर शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे को भी अपना हीरो मानते थे। सावरकर ने भारत को आज़ाद करवाने का प्रण लिया था और इटालियन रिवॉल्यूशनरी मजीनी के पद चिन्हों पर चल के उन्होंने अपनी क्रांति का आगाज किया था। उन्होंने भी औरबिंदो की तरह तिलक के साथ मिलकर स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया था। सावरकर ने कॉलेज जाते ही मित्र मेला संगठन बना लिया था, जिसकी मौजूदगी लगभग हर बड़े कॉलेज में थी। मित्र मेला के द्वारा नाटक, पोएम और ऐसे कंपटीशन करवाए जाते थे, मगर उसमें एक नेशनलिस्ट ट्विस्ट हुआ करता था। मकसद सिर्फ एक था, भारत के युवा के अंदर क्रांति की ज्वाला पैदा करना। बाद में मित्र मेला का नाम अभिनव भारत कर दिया गया था। इंग्लैंड में एक हॉस्टल था, इंडिया हाउस। श्यामजी कृष्ण नाम के एक भारतीय ने बनवाया था, सिर्फ इसलिए जिससे क्रांतिकारियां रह के भारत की आज़ादी के लिए कार्य करें। पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में जाने के लिए आवेदन निकलते थे। वीर सावरकर ने आवेदन भरा और लॉ की पढ़ाई करने इंग्लैंड चले गए। इंडिया हाउस में एक नया जोश और खरोश आ गया था। उसी दौरान 1 मई 1907 को 1857 की जंग की 50वीं सालगिरह पर अंग्रेज सरकार ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। उन्होंने 1857 के क्रांतिकारियों को लुटेरा और डाकू बोला। वीर सावरकर और अभिनव भारत ने इसकी घोर निंदा की। वीर सावरकर ने एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये किताब क्रांतिकारियों के लिए ग्रंथ बन गई थी। इसको पढ़ के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और ना जाने कितने वीरों ने प्रेरणा ली। भगत सिंह ने इस किताब के 4th एडिशन का विमोचन भी किया था। इंडिया हाउस में कम्युनिज्म के बहुत बड़े उपासक लेनिन भी सावरकर से मिलने आए थे, मगर क्या बात हुई इनके बीच ये पता नहीं चल सका। गांधी जी भी सावरकर से मिले थे, मगर क्रांतिकारियों को कभी गांधी जी पे भरोसा नहीं हुआ। इसका कारण ये नहीं था कि वो अहिंसा में विश्वास करते थे, मगर बात ये थी कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तब वहाँ के ज़ूलू ट्राइब मैसेकर के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और वो वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों के लिए रिक्रूटमेंट भी कर रहे थे। सावरकर की गतिविधियों से अंग्रेज सरकार काफ़ी परेशान थी और बस एक मौका ढूंढ रही थी उन्हें पकड़ने का। मौका तब आया जब इंडिया हाउस के क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने अंग्रेज अफसर पीटर वाइली को मार दिया। अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाते हुए सावरकर पे देशद्रोह और हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाया। इंडिया हाउस को डिसॉल्व करना पड़ा। सावरकर वहां से भाग निकले और दूर तक उन्हें पानी में तैरना भी पड़ा। श्यामजी कृष्ण और बीकाजी कामा उन्हें बचाने का प्लान कर चुके थे, मगर थोड़े मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो पकड़े गए और उन्हें सजाए काला पानी के तहत जेल हो गई। उन्हें काफ़ी टाइम जेल में रहना पड़ा और फिर बाद में उन्हें शहर से बाहर कभी जाने नहीं दिया गया। अंग्रेज़ों ने फिर कभी उन्हें क्रांति में पूर्ण रूप से आने नहीं दिया, मगर वक्त बे वक्त चंद्रशेखर आज़ाद और बाकी क्रांतिकारी उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करते थे। काला पानी में अमानवीय परिस्थितियों में कैदियों को रखा जाता था। नौजवानों के साथ पुलिस रेप भी करती थी। दिन भर बेड़ियों में रहना पड़ता था और बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। एक क्रांतिकारी थे उल्लासकर दत्त, वो अरबिंदो घोष के साथ कई बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे। जेलर ने उन्हें उल्टा लटका दिया था और 7 दिन तक टांगे रखा था। उल्लासकर दत्त के अनुसार जेल जाने से पहले उनकी सगाई हो गई थी विपिन चंद्रपाल की बेटी लीला से। लीला का स्मरण करके उल्लासकर दत्त ने वो 7 दिन काटे, वरना शायद उनकी मौत हो जाती। हालांकि इस घटना के बाद दत्त को 17 साल मेंटल असाइलम में रहना पड़ा। वो सजा काट के जब वापस आए थे तो वो सीधा लीला के पास गए। लीला सर के नीचे पूरा पैरालाइज हो गई थी, मगर उल्लासकर दत्त ने अपना बाकी का जीवन लीला के साथ ही बिताया। भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है गदर मूवमेंट का। पंजाब के लाला हरदयाल संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे
उन्होंने अमेरिका में इंडिया हाउस जैसा एक हॉस्टल युगांतर हाउस शुरू किया था। यहाँ से पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ती थी। युगांतर हाउस से एक अखबार पब्लिश होता था, गदर। गदर के लेख इतने उत्तेजक और देशभक्ति से पूर्ण होते थे कि पूरे भारत में इसने क्रांति की धूम मचा दी थी। अंग्रेजों ने डर के गदर पर बैन लगा दिया, मगर ये स्मगल होके भारत पहुंचने लगा। गदराइट्स पे अमेरिकन सरकार द्वारा केस चलाए गए और कुछ दिन के लिए लाला हरदयाल और बाकी साथियों को जेल भी हुई। अब गदराइट्स ने ये फैसला कर लिया था कि वो भारत जाएंगे और सीधी टक्कर लेंगे अंग्रेज सरकार से। उन्होंने अनुशीलन समिति से संपर्क साधा और दोनों संगठनों ने मिलकर अंग्रेजों पे हमला करने की ठान ली, मगर ये हो ना सका क्योंकि किसी ने गद्दारी कर दी थी। मगर गदर आंदोलन आजादी की आग को हवा देने में बहुत ज्यादा कामयाब हो चुका था। इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया एक और नाम है जिसने खुद तो क्रांति की कमान संभाली ही थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण भी किया था। उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और न जाने कितने क्रांतिकारियों को मुख्य पटल पे लाने का काम भी किया था। 1925 में मशहूर काकोरी कांड में सान्याल ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेज सरकार का खजाना लूटने की कोशिश की थी। हालांकि वो विफल हुए, मगर पूरे भारत में उनके जज्बे की सराहना हुई। सान्याल को गिरफ्तार करके कालापानी की सजा सुनाई गई। सचिंद्र नाथ सान्याल ने क्रांतिकारी के जीवन पे एक किताब लिखी थी, बंदी जीवन, जिसमें क्रांतिकारियों के कठिन जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। सान्याल का मानना था कि क्रांतिकारियों के योगदान को एक दिन भुला दिया जाएगा, इसलिए बंदी जीवन लिखनी जरूरी है। और हुआ भी यही। आज शायद ज्यादातर भारतवासियों को आजादी के असल हीरो के बारे में पता ही नहीं है। 1931 में बंगाल के हिजली जेल में 2 क्रांतिकारियों को पुलिस ने गोली मार दी थी। मामले का संज्ञान लेने के लिए और क्रांतिकारियों के सपोर्ट में एक उभरते हुए नेता सुभाष चंद्र बोस आए। सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो जहां भी जाते उनको सुनने और देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आता था। ये वही दौर था जब गांधी जी की पॉपुलैरिटी गिर रही थी, क्योंकि वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रुकवाने में असमर्थ रहे थे, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि वो थोड़ा और जोर डालते तो बात बन सकती थी। 1936 के कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन में गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को इलेक्शन लड़ने को कहा। बोस इलेक्शन जीत गए। गांधी ने सोचा था कि वो बोस को नेहरू की तरह लॉयलिस्ट बना देंगे, मगर बोस ने प्रेसिडेंट बनते ही सभी क्रांतिकारियों को इकट्ठा किया और उनमें फिर जोश भरा। कई क्रांतिकारियों को उन्होंने अंग्रेजों पे प्रेशर डाल के जेल से छुड़वा लिया। गांधी और बाकी लॉयलिस्ट्स इससे काफी नाराज हो गए। अगली बार गांधी ने अपने कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को बोस के सामने खड़ा किया, मगर बोस फिर जीत गए। गांधी और लॉयलिस्ट ने बोस के काम में अर्चना डालनी शुरू कर दी और आखिरकार बोस को रिजाइन करना पड़ा। क्रांतिकारियों से नजदीकी होने के कारण अंग्रेज सरकार ने बोस को जेल में डाल दिया और फिर बाद में घर में नजरबंद कर दिया। मगर बोस ने अंग्रेज सरकार की कैद को उसी तरह चकमा दिया जैसे शिवाजी ने औरंगजेब को दिया था, और कुछ ही समय में वो अफगानिस्तान से जर्मनी और फिर जर्मनी से जापान पहुंच गए। जापान में उनका इंतजार कर रहे थे अरबिंदो घोष के करीबी साथी रास बिहारी बोस, जिनके पीछे पुलिस पड़ गई थी, और वो जापानी क्रांतिकारियों से अच्छे कांटेक्ट की वजह से जापान में रहने लगे थे। रास बिहारी बोस ने ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने जापान के आगे आत्मसमर्पण कर लिया था, उन्हें लेके एक फौज का गठन किया था, इंडियन नेशनल आर्मी। रास बिहारी बोस की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें सुभाष चंद्र बोस में एक काबिल उत्तराधिकारी नजर आया। जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड दे दिए। बोस ने आईने के साथ भारत के नॉर्थ ईस्ट पे कूच कर लिया और तो और अपने खुफिया सिपाहियों को बंगाल भी भेजा था, क्योंकि वहां मुस्लिम लीग ने
बहुत दंगे कर रखे थे, मगर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने इसकी खबर अंग्रेज सरकार को दे दी। आईएनए के सिपाही पकड़े गए और मॉनसून के कारण और अंदर नहीं घुस पाए आईएनए। मगर अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। गिरफ्तार किए हुए आईएनए के सिपाहियों का ट्रायल लाल किले में किया गया। पूरे देश को आईएनए के कारनामों के बारे में पता चल चुका था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी की पंजाब रेजिमेंट में तो पहले ही आईएनए के लिए सिंपैथी बढ़ गई थी, मगर खतरे की घंटी अंग्रेजों के लिए तब बजी जब 1946 में इंडियन नेवी के कुछ अफसरों ने खुद को आज़ाद हिंदी का नाम दिया और एक बड़े समारोह में हर जगह पोस्टर चिपका दिए जिनमें किल द ब्रिटिशर्स, क्विट इंडिया और बहुत सारे धमकी भरे स्लोगन्स लिखे हुए थे। इंडियन एयरफोर्स में भी इसका असर दिखने लगा। बिना डिफेंस फोर्सेस पे कंट्रोल के ब्रिटिशर्स के लिए भारत पे अब शासन करना असंभव हो गया था। उन्होंने मजबूरन भारत को आज़ाद करने का ऐलान कर दिया, लेकिन आज़ादी की लड़ाई का कोई भी असली नायक मौजूद नहीं था। औरबिंदो घोष और वीर सावरकर जैसे नेताओं को मजबूरन दरकिनार होना पड़ा था। सुभाष चंद्र बोस को भी किन्हीं कारणवश मुख्य धारा से अलग होना पड़ा था। हालांकि कहा जाता है कि उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हो गई है, मगर वो सच नहीं था। बाकी कोई भी मुख्य क्रांतिकारी जीवित नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने सत्ता सौंप दी उनको जो सबसे करीब थे उनके, यानी कांग्रेस को। गोरे साहब की जगह भूरे साहब ने ले ली और शुरू हो गया सिलसिला इतिहास के पन्नों को बदलने का। अब भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि आज़ादी वाकई अहिंसा से मिली थी, तो उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों सत्याग्रहियों ने या अहिंसा के पुजारियों को जेलों में अमानवीय परिस्थिति में नहीं रखा गया जैसे क्रांतिकारियों को रखा जाता था। क्यों किसी लॉयलिस्ट को कभी फांसी नहीं हुई। अंग्रेज सरकार न दयालु थी और न ही बेवकूफ। उन्हें पता था कि असली खतरा किससे है। बहुत से क्रांतिकारी ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाए, मगर भारत के आज़ादी के सभी असली नायकों को शत शत नमन।